हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन ने जो अपना टॉपिक था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, उस अल्कोहल वाला जो टॉपिक था उसमें अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था और नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा मैंने एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें टर्सरी और सेकेंडरी का यूज कैसे किया जाता है, मैं वो भी आज यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो वो कंडीशन होगी जहां आइसो का यूज नहीं होगा। और आइसो के लिए मैंने एक जनरल कंडीशंस बताई थी आपको कि वो कंडीशंस क्या थी कि एक सीएच से जनरल दो मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए, यानी उस कंपाउंड के अंदर अगर आइसो ग्रुप मेंटेन है तो अपन आइसो का ही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए तो सीएच ग्रुप भी है, यहाँ एक मिथाइल भी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर आइसो का यूज नहीं होगा। फिर क्या होगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन की नेचर देखेंगे और वो कार्बन क्या है, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। तो देखिए 4 कार्बन है इसलिए इसको कौन कहते हैं, ब्यूट, और एक हाइड्रोजन हटी हुई है इसलिए ब्यूटाइल, और OH जुड़ा हुआ है इसलिए अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल तो है, लेकिन जिस कार्बन से वो हाइड्रोजन OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है सेकेंडरी कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखिए अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो C4, समझिएगा इसको, C4H कितने हो गए, 7 हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, C4H9OH है। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड की अगर जब मैं दो स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो कुछ ये स्ट्रक्चर्स बन रही है। देखिए देखिए CS देखो 4 कार्बन है, 3 6 और 3 9 और एक ये OH ग्रुप, ठीक है, यही कंपाउंड है। और इसी को मैंने एक ऐसे बना रखा है। तो देखिए यहाँ पर आइसो ग्रुप मेंटेन है, CH भी है, 2 मिथाइल भी है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया क्या ये तो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी, देखो आइसो ग्रुप नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से आपको सेकेंडरी का यूज करना आना चाहिए। दूसरा था, ये था अपने पास यूज ऑफ सेकेंडरी, कैसे सेकेंडरी का यूज किया जाएगा। थर्ड अपने पास यूज ऑफ टर्शियरी, शॉर्टली इसको अपन TERT लिखते हैं, ठीक है। अब इस टर्सरी का यूज कैसे किया जाएगा, तो जनरली अपन ये कह सकते हैं जहां एन का यूज नहीं होगा, जहां आइसो का यूज नहीं होगा, जहां नियो का यूज नहीं होगा, या जहां सेकेंडरी का यूज नहीं होगा, तो फिर वो चेक करना है कि जिस कार्बन से वो OH अटैच्ड है क्या वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, यानी नेचर ऑफ कार्बन को अपन क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो देखिए इसका सिंपल से कंपाउंड लेता हूं, सबसे पहले मैं ये वाला, ये कंपाउंड है, इसको अपन देखूं तो ये कंपाउंड अपने पास आइसोब्यूटेन, ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना भाई, ठीक है, आइसोब्यूटेन है। अब इस आइसोब्यूटेन में ये 3 डिग्री कार्बन और ये 3 1 डिग्री कार्बन, अगर मैं 3 डिग्री कार्बन से H हटा करके, अगर मैं इस 3 डिग्री कार्बन से H हटा करके OH अटैच करता हूं तो ये हो गया। देखिए यहां पर अगर आप कहोगे सर आइसो स्ट्रक्चर है, तो देखो यहाँ इस कार्बन से H नहीं जुड़ी हुई है, मैंने कहा CH होना जरूरी है, CH3 तो है लेकिन CH नहीं है। अब देखो यहाँ पर नियो का यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 कार्बन के एल्काइल के लिए नियो का यूज करते थे, तो यहाँ पे उसका क्राइटेरिया ही कवर नहीं होता। फिर मैंने कहा कि एन यूज कर सकता हूँ, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि एन तो उस कार्बन चेन के लिए यूज किया जाता है जो अनब्रांच होती है, तो यहाँ पर अनब्रांच भी नहीं है। फिर अपन क्या चेक करेंगे कि जिस कार्बन से ये अटैच है उस कार्बन की नेचर क्या 3 डिग्री है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल 100% 3 डिग्री है सर। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देख लेंगे। तो देखिए जनरली ये ब्यूटाइल कार्बन है और OH जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा इसको ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या कह रहा हूँ, ये ब्यूटाइल ग्रुप है तो ब्यूटाइल हो गया और ये एल्कोहल जुड़ा हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पे ब्यूटाइल एल्कोहल था, यहाँ पे भी ब्यूटाइल एल्कोहल और यहाँ पे भी ब्यूटाइल एल्कोहल है, तो तीनों ब्यूटाइल एल्कोहल्स में डिफरेंस है। इसमें आइसो स्ट्रक्चर डिग्री है, इसमें सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और यहाँ जो जुड़ा हुआ है वो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मींस 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, आइसो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। अगर यहाँ 1 डिग्री से हटाता, अगर मैं किसी कार्बन 1 डिग्री कार्बन से बात करता हूँ, ये 3 डिग्री कार्बन के रिस्पेक्ट में हो गया, और 1 डिग्री कार्बन के रेस्पेक्ट में देखा तो देखो ये आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाता, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाता। तो यहाँ अपन ने टर्सरी का यूज कैसे करते हैं ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक टॉपिक है अपने पास
एनसीईआरटी का ही, उसमें बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है साहब। बॉन्ड एंगल से कैसे कि जो एल्कोहल है, फिनोल और ईथर, इनके बॉन्ड एंगल्स में कुछ डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है वो अपने को डिस्कस करना है। आपको पता होना चाहिए कि वहां जो बॉन्ड एंगल्स में डिफरेंस है वो डिफरेंस किस रीजन से है, ये भी अपने को बिल्कुल क्लियरली अपने को पता होना जरूरी है। चलिए वहां पर डिस्कस करते हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल की, अब देखिए बॉन्ड एंगल की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां मैंने ले लिया CH3OH, ये दो लोन पेयर, फिर ले लिया मैंने बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से मैंने जोड़ दिया ऑक्सीजन और ये H, फिर मैंने ले लिया ईथर ग्रुप, ये लीजिए, और ये ले लिया मैंने दो लोन पेयर, यहाँ पे भी दो लोन पेयर। अब देखिए यहाँ इन सब का बॉन्ड एंगल अलग अलग है और अपने को इसी बॉन्ड एंगल को आपको समझना है कि इनका बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस मिथाइल की, इस मिथाइल एल्कोहल की, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 108 डिग्री 9 मिनट का। क्या है? 108.9 डिग्री, ठीक है। यहाँ एग्जैक्ट 109 डिग्री का, और यहाँ है अपने पास 11.7 डिग्री, 1.7 डिग्री। अब तीनों के बॉन्डिंग्स में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 10 है, यानी जो एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट का, वहां से थोड़ा सा ये कम रहता है, ये एग्जैक्ट 109 डिग्री का, और यहाँ ये थोड़ा सा क्या हो गया, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। अब इनका रीजन क्या है? तो देखिए यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ एक तो क्या है, ये छोटा ग्रुप, देखो यहाँ तो मिथाइल है लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉलर हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनका जो रिपल्सन है, इन दोनों लोन पेयर का रिपल्सन और बॉन्ड एंगल का रिपल्सन देखा जाए तो यहाँ रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या? इन लोन पेयर का रिपल्सन, ध्यान रखना यहाँ रिपल्सन इन लोन पेयर का ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, इधर से इसको पुश करेंगे, तो जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई, वापस बता रहा हूं कि यहाँ इन लोन पेयर्स के बीच में, लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो क्या छोटा है कंपेरिजन इसके, ठीक है, छोटा है, तो क्या होगा, ये इधर से पुश होगा, पुश होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, 109.28 डिग्री से वो क्या हो जाएगा, 28 मिनट से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी फिनॉल की, तो देखिए फिनॉल में जो ऑक्सीजन है, समझिएगा गौर से, यहाँ पर ये इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस शो कर देता है, तो ये जो लोन पेयर है वो तो क्या हो गया, बेंजीन रिंग के अंदर यूज हो गया। जब एक लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर यूज हो गया तो अब लोन पेयर रिपल्सन नहीं रहा, ठीक है। क्या कह रहा हूं, देयर इज नो लोन पेयर रिपल्सन, दोनों में रिपल्सन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर है वो तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में यूज हो गया। जब रेजोनेंस में यूज हो गया तो यहाँ लोन पेयर है नहीं, तो जो बॉन्ड एंगल जनरल जो टेट्राहेड्रल का होता है वो कितना होता है, 109 28 मिनट का होता है, तो यहाँ कितना है, ये 109 डिग्री का है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखा जाए तो अपन ये कहेंगे कि यहाँ दो मिथाइल है जो कि एक बल्कि ग्रुप की नेचर का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बल्कि ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। जब बल्कि ग्रुप की तरह काम करेंगे तो यहां से देखो ये जो रिपल्सन है बॉन्ड एंगल का, यहां से ये बल्कि ग्रुप, भाई देखो दो बड़े ग्रुप है, जब बड़े ग्रुप यहाँ पर अगर बड़े ग्रुप लगेंगे तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे एक दूसरे से। क्या कह रहा हूं कि जब मैं यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता तो रिपल्सन कम होता, वहां लोन पेयर का रिपल्सन भी देखा जाता, लेकिन रिपल्सन तो यहाँ पे भी है लोन पेयर का। लेकिन ये कह रहा है कि जब यहाँ पर बल्कि ग्रुप लग गया तो वो बल्कि ग्रुप आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करेंगे तो इनका जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ bulky
एल्काइल ग्रुप रिपल्शन जनरेटेड बिटवीन bulky groups, hence या therefore bond angle is increased। तो जनरली अपने को क्या याद रखना है कि बॉन्ड एंगल कैसे इंक्रीज हो रहा है। मिथाइल एल्कोहल के अंदर कम है, फिर फिनॉल में थोड़ा सा बढ़ गया, और यहाँ डाई मिथाइल ईथर के अंदर बहुत ज्यादा हो गया। तो इन सब का रीजन अपने को पता होना चाहिए। बात क्लियर है, समझ में आ गई? चलिए बताइए फटाफट। ओके, वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब अपन बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की। जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 6 प्रिपरेशन मेथड बताए थे, जिसमें पहला था एल्किल हैलाइड, सेकंड था एल्कीन। एल्कीन में अपन ने 2 मेथड लिखे थे, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और सेकंड था एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। इसके अलावा जो तीसरा मेथड था वो था बाय कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट अपने पास यूज किया था जो 5वां मेथड था वो था बाय अमीन्स, और लास्ट था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से अपन किस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे ये अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर एल्किल हैलाइड दिया था उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा एक चार्ट मैंने बता रखा है, और उसमें से कई सारे रिएक्शंस मैंने करवा दी हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन प्रिपरेशन मेथड की। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स। अगर मैं जनरली बात करूं तो यहाँ कौन कौन से मेथड बताए थे? फर्स्ट था बाई एल्काइल हैलाइड, सेकंड था बाई एल्कीन, एल्कीन में 2 मेथड है। थर्ड था बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, फोर्थ है बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, and fifth is by amines and sixth is by GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये 6 मेथड है जिनसे अपन एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए पहले मेथड की बात करें, फर्स्ट बाय एल्किल हैलाइड। अब देखिए एल्किल हैलाइड के अंदर अगर आपको एल्किल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें मैंने रिएक्शन बताई थी एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करता तो वहां पर मैंने एक्वस NaOH या एक्वस KOH की बात की थी, जबकि एलिमिनेशन में मैंने ये कहा था कि अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, जहां बीटा एलिमिनेशन की मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी तो रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये पॉइंट याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगी यहाँ पर वो होगी कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें अपन जानते हैं कि SN1 भी होती है ये और SN2 भी होती है। SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री था, जबकि SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री था। ये ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ एल्किल हैलाइड के वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अब देखिए दूसरा यहाँ जो रिएजेंट यूज करेंगे वो होगा एक्वस NaOH या एक्वस KOH। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या होगा कि यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन यूज कर रहे हैं। अल्कोहल इज फॉर्म। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने को याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैंने करवाई एक्वस NaOH से। तो यहाँ जो OH है यहाँ सब्स्टिट्यूशन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ इस X को क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या बना लेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसकी मैकेनिज्म बता रखी है भाई। मैंने आपको बताया था कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता है, सॉरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है तो सबसे पहले X बाहर निकलेगा यानी कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर कार्बोकेटाइन बनने के बाद में
उसमें न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है। दूसरा SN2 में मैंने बताया था कि जब 1 डिग्री की बात होती है तो बैक साइड से अटैक इजीली पॉसिबल हो जाता है, इसलिए ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये सब मैंने बता रखा है भैया ऑलरेडी, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगी तो वहां पर वो अनस्टेबल होगी, पेंटावैलेंट होगी, जो डिकम्पोज होकर के क्या बना लेगी, एल्कोहल बना लेगी, जहां पर 100% इन्वर्जन होता है। ये मैंने SN2 में बता रखा है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले CH3Cl ले लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी एक्वस NaOH से, तो ये Cl बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ एक्वस में क्या है, ये वाटर है, ध्यान रखना भाई। तो यहाँ वाटर है तो क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और इस Cl को बाहर निकाल लेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कह रहे हो अपन, यहाँ लिख सकते हैं SN1 के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। पोलर क्यों है, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी कैसी है, पोलर होती है। प्रोटिक क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए ये जो सॉल्यूशन है कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से OH होगा, उसको क्या कर देगा, Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। चलिए आगे का एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्लोरोइथेन ले लिया, वही एक्वस NaOH से इसकी रिएक्शन करवाई, तो Cl की जगह क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी OH अटैच हो जाएगा थ्रू द एसन रिएक्शन। दूसरा ले लिया मैंने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वही एक्वस NaOH से कराऊं तो यहाँ बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तीसरा लेता हूं मैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड और वही एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दूं। अब देखो यहाँ अगर 1 डिग्री नेचर की बात करता हूं तो 100% SN2 रिएक्शन होगी, और अगर 3 डिग्री की बात कर रहा हूं तो 100% कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन होगी। और ये क्या बना लेगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन बन जाएगा। ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। तो यहाँ आपसे कन्वर्जन पूछ सकता है कि हाउ कैन कन्वर्ट टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, या 1 क्लोरोइथेन टू इथेनॉल, या 2 क्लोरोइथेन टू प्रोपेनॉल, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। तो देखिए आपने एल्केन लड़की जो एग्जांपल थे वो समझ में आ गए होंगे और उनको नोट भी कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके आगे अपन जो अगर टॉपिक डिस्कस के बारे में बात करते हैं, हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो अपने पास रहेगा एल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो सेकंड मेथड जो अपने पास है वो है बाई एल्कीन, और एल्कीन के अंदर अपने पास जो पहला मेथड है वो है बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इसके कई बार मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं अपने पास। ठीक है, कई बार 2 या 3 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन आ चुका है। कई बार एल्कीन के नाम से आता है, कई बार प्रोपीन के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के मैकेनिज्म के बेसिस पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जानना ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन जो होगा वो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, या एसिडिक मीडियम विद वाटर। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा इसके अंदर ध्यान देना, जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी जो रिएक्शन हो रही है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट का रूल के अकॉर्डिंग होगा। दैट मीन्स मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब बात आएगी मार्कोनिकोव रूल क्या है, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तीसरा चौथा पॉइंट इसमें याद रखना है कि अगर कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, तो वो कार्बोकेटाइन हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट के थ्रू, या रिंग एक्सपेंशन के थ्रू, या रिंग क्लोजिंग के थ्रू ये क्या कर सकता है। देखो 2 चीज ध्यान रखना, मैं रिंग क्लोजिंग भी ले रहा हूँ और रिंग एक्सपेंशन भी ले रहा हूँ। ये चीज आपको शायद हो सकता है मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको यूज कर रहा हूँ टर्म्स। मैं आपको हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको अलग से देखना है तो इसका भी एक मैंने वीडियो लेक्चर अलग से डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट के बाद में मैं कह रहा हूँ कि अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ध्यान रखनी है। फॉर स्टेबिलिटी यहाँ हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, या रिंग
एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर ध्यान रखना ये भाई, यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो सकता है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। क्या कह रहा हूँ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो जो अपने जो 12th में अपन डिस्कस कर रहे हैं वो हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, ये तो अपने पास कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना है। अब मैं बात सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल की बात कर लेता हूँ। मार्कोनिकोव रूल क्या है ये मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जब भी बात पॉइंट लिख दूँ उसके बाद तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई। और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल की। मार्कोनिकोव रूल क्या है, तो ध्यान रखना, इट इज अप्लाइड ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है उस पर ये रूल अप्लाई होता है। अब ये रूल है क्या, तो अगर मैं ये कहूँ कि जनरली कोई एल्कीन है, देखिए समझिएगा, पहले डेफिनेशन बनाने से पहले ये एल्कीन है और इस एल्कीन पर मैंने क्या करवाया, पहले प्रोटोनेशन करवा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि जो पाई बॉन्ड डिस्प्लेस्ड होगा वो उस डायरेक्शन में होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, ये अपन कह रहे हैं। तो मैं अगर इसको ये कह दूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑलरेडी मैक्सिमम है। तो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ जैसे ये पाई बॉन्ड उठेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव, और इस नेगेटिव से देखो दोनों में हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, इसी पर है, और इसी पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच हो जाएगा, यानी ये बना लेगा RCH पॉजिटिव एंड CH3, ठीक है। तो इस रूल को मैं क्या लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन is attached at those double bonded carbon atoms, where number of hydrogen atoms are maximum। यानी देखो क्या कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन या H+ इज अटैच्ड दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ऑलरेडी मैक्सिमम होंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये CH ये CH2 है, तो यह नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या सबसे ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसी कार्बन पर टेक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑलरेडी सबसे ज्यादा है। तो ये था अपने पास मार्कोनिकोव रूल। अब देखिए यहाँ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे और फिर इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मैकेनिज्म। मार्कोनिकोव रूल वैसे 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है, फिर भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिया ताकि आपको एक बार वापस क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए मार्कोनिकोव रूल, इसलिए मैंने मार्कोनिकोव रूल को वापस समझा दिया है। तो अब मेरे ख्याल से इस तरह रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। ध्यान रखना, मार्कोनिकोव रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही अप्लाई होगा। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं, किधर भी आप पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस या रीअरेंज कर सकते हैं या डिस्प्लेस कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैं देता हूँ सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा एल्कीन ले ली ये वाली, ठीक है, और मैंने यहाँ डाल दिया एसिडिक मीडियम में H2 या डाइल्यूट H2SO4। अपन जानते सबसे पहले प्रोटॉन यहाँ पर अटैक करेगा और ये बना लेगा RCH पॉजिटिव और CH3। अब फिर जो वाटर है वो वाटर इस पर अटैक करेगा और ये अटैक करके क्या बना लेगा, RCH CH3OH H पॉजिटिव। फिर यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा ये, और डीप्रोटोनेशन होकर के ये क्या बना लेगा, RCH CH3OH बना लेगा, यानी इस तरह से ये एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये तो थे इसके कुछ एग्जांपल था जैसे कैसे बन रही है रिएक्शन। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्या करना है कि H+ यहाँ पर टेस्ट करना है। देखो डायरेक्ट ध्यान रखना, वाटर ले लिया मैंने तो H+ और OH-, ये H+ और OH-, तो देखो ये पाई बॉन्ड जैसे डिस्प्लेस होगा ये जो अपने पास स्पीसीज बनेगी वो ये बन जाएगी RCH2 CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, RCH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, तो ये H+ इससे जुड़ जाएगा और ये OH- इससे जुड़ जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। ये अपना शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड रहा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड समझ में आ गया होगा, आ गया।
ओके, वेरी गुड। चलिए मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ। देखिए मैकेनिज्म कैसे होगी। अपने पास क्या है, H2SO4 है, वो क्या देगा यहाँ पर H प्लस डोनेट करेगा प्लस HSO4 माइनस बना देगा। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन, और इस प्रोटोनेशन से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। देखिए समझिएगा, मैंने ये कोई एल्किन, देखो यहाँ पे CH लगा दूंगा तो प्रोपीन बन जाएगा भाई, क्योंकि प्रोपीन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE बोर्ड के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा और ये H प्लस यहाँ अटैच हो जाएगा, ये हो गया RCH पॉजिटिव CH3, ये अपने पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अब अगर कोई रिएक्शन होती तो उसमें देखो किस किस तरह के कार्बोकेटाइन बन सकते थे। अगर ये रिएक्शन होती, इसमें ये कार्बोकेटाइन बनता, तो जाहिर सी बात है यहाँ ये 2 डिग्री और ये कार्बो कितना है 3 डिग्री, तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाता और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बना देता। चलिए मैं इसके भी एग्जाम्पल अलग से बता देता हूँ अभी, या अगले वाले जो लेक्चर होगा उसमें मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, या मैं आपको अलग से जो वीडियो लेक्चर है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड जो जितने भी कार्बोकेटाइन के रिलेटेड रीअरेंजमेंट के प्रोसेस है, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन हो रहा है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके सब का एक वीडियो लेक्चर में अपलोड प्रोवाइड करा दूंगा आपको। चलिए अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, देखिए वाटर है, वाटर इस पर टेक करेगा, तो मैं कह सकता हूँ एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो लॉन पेयर इस पर अटैक करेगा और यहाँ ये वाटर अटैच हो जाएगा और ये H और ये H, और इस ऑप्शन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में लिया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, तो थर्ड स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ डी प्रोटोनेशन। क्या होगा, ये RCHOH H था, यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस बाहर निकलेगा और ये बना देगा RCHOH एंड CH3। इस तरह से अपने पास क्या बन गया, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ ये मैकेनिज्म याद रखनी है कि यहाँ पर ये पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर वाटर ऐड होगा और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है। चलिए इसकी फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये मैकेनिज्म आपकी क्लियर हो सके। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। कुछ एग्जाम्पल्स मैं करवा रहा हूँ और फिर जो प्रैक्टिस है वो आपको अलग अलग जो भी आपके पास बुक है, गाइड बुक है या पेपर्स हैं, वहां से आपको करनी है। चलो देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए मैंने ले लिया इथीन, और इथीन की मैंने रिएक्शन करा दी एसिडिक मीडियम में वाटर, एसिड मीडियम में वाटर, या मैं कह दूँ डाइल्यूट H2SO4। तो ये पाई बॉन्ड देखो सिमेट्रिकल एल्केन, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल बनेगा, यानी इथीन से इथीन तो क्या बन गया, इथेनॉल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैंने ले लिया प्रोपीन एंड रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 या एसिडिक मीडियम विद वाटर, तो ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और एक बार समझ में आ गई तो डायरेक्ट रिएक्शन बना सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तो मिथाइल 1 प्रोपेन, वही सेम प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड उठेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, या प्रोपीन से क्या बन गया
2 मिथाइल प्रोपेन 2 पोल या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो ये और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है मैंने ले लिया, एक तरफ तो ले लिया 2 ब्यूटीन और एक तरफ ले रहा हूं मैं 1 ब्यूटीन। ठीक है, दोनों में वही एसिडिक मीडियम में वाटर या डाइल्यूट H2O4। तो देखो, अब देखो मैंने यहाँ कहा था सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो पाई बॉन्ड को इधर डिस्प्लेस करूं या इधर डिस्प्लेस करूं, दोनों तरफ से डिस्प्लेस हो सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो मार्कोनिकोव केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अपन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ OH लगा दीजिए और एक तरफ H लगा दीजिए, क्या बन गया 2 ब्यूटेनॉल या अगर कॉमन नेम आपको याद हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। अब देखिए यहां देखें तो ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, कौन सी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो पाई बॉन्ड उधर डिस्प्लेस होगा जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है ज्यादा है, ताकि H+ जुड़ सके। तो यहाँ H और यहाँ OH, ये लीजिए यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल एक और, जिसमें आपको मैं हल्का सा एक रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए मैंने यहाँ वही एसिडिक मीडियम में वाटर डाला और क्या बना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब ये H+ जुड़ेगा, प्रोटोनेशन होगा, तो ये H+ यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ ये H+ जुड़ेगा और ये बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये कार्बोडन बन गया। अब देखिए इस कार्बोडन की बात करें तो ये अपने पास जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है और ये जो कार्बन कितने डिग्री है 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ इस 3 डिग्री कार्बन से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए। क्या कह रहा हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, अब देखो ये जो हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है। क्या कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है, तभी तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, इसी ध्यान रखना। तो यहां बन गया CH3 C पॉजिटिव CH3, ये हो गया CH2 एंड CH3। अब लास्ट में क्या अटैच कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर दूं, ये लीजिए या वाटर अटैच कर देना CH3, ये OH H या CH3 है, ये CH2 और ये CH3। बात समझ में आ रही है। और यहाँ इस ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ इसने ऑप्शन के अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर लिए। अब लास्ट में क्या होगा, ये डिप्रोटोनेशन होगा और डिप्रोटोनेशन होने के बाद में क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से ये H हट जाएगा। देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ से ये H हट जाएगा डिप्रोटोनेशन में, या आप खुद लिख लेना, और यहाँ पर ये OH बच जाएगा। तो जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। आई होप यहाँ इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई डाउट आपके पास में नहीं रहा होगा। तो आज अपन ने 2 मेथड कर लिए हैं, एक एल्किल हैलाइड का भी कर लिए है और दूसरा एल्किन का जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे जो जितने वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप आप इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट वॉच करेंगे और इसके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए क्योंकि आपके पास टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और ध्यान रखना, कोरोना टाइम की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसमें आपको भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद में आप पूरे के पूरे नोट्स कवर करते हुए चलें। मैक्सिमम टाइम आप NCERT बुक को दें ताकि आपका सिलेबस कवर होता जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।